आप न्यायाधीश हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आप बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, तो आपकी जवाबदेही बनती है। अगर इन्होंने नहीं किया तो किसने किया, ये मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछती हूँ आपके जरिए। साल 2012 में हुई किरण नेगी की हत्या के आरोप में जिन 3 दोषियों को दिल्ली की निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, उन्हें 7 नवंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश भर के लोगों में आक्रोश भी है और हैरानी भी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आखिर उन लोगों को क्यों माफ कर दिया जिनके बारे में दिल्ली कोर्ट ने यहां तक कहा था कि ऐसे शिकारियों का खुला रहना खतरनाक है और इनके अपराध की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी ही है। सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया फैसले को समझने की शुरुआत किरण नेगी हत्याकांड के घटनाक्रम को समझने से करते हैं। मूल रूप से पौड़ी का रहने वाला किरण नेगी का परिवार दिल्ली में जा बसा था। किरण अपने परिवार की मदद के लिए गुड़गांव के डीएलएफ में नौकरी किया करती थी। 9 फरवरी 2012 की शाम वो अपनी सहेली पूजा, सरस्वती और संगीता के साथ काम से लौट रही थी कि तभी लाल रंग की एक टाटा इंडिका कार उनके ठीक पास आकर रुकी। इस कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक ने उतरकर किरण को जबरदस्ती खींचा और उसका अपहरण करते हुए ये लोग वहां से फरार हो गए। इस घटना के 4 दिन बाद यानी 13 फरवरी के दिन दिल्ली पुलिस ने राहुल नाम के एक आरोपित को लाल इंडिका कार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राहुल ने अपना अपराध कबूल किया और पुलिस को बताया कि उसने ही अपने भाई रवि और विनोद उर्फ छोटू के साथ मिलकर किरण का अपहरण किया था। उसने ये भी बताया कि कुतुब विहार इलाके से किरण को उठाने के बाद इन तीनों लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसकी निर्मम हत्या करके उसका शव हरियाणा के एक गांव के पास फेंक दिया। राहुल के इस इकबालिया बयान के बाद दिल्ली पुलिस ने रवि और विनोद को गिरफ्तार किया और उनके बयानों के आधार पर ही किरण का शव बरामद कर लिया गया। किरण की बेहद निर्मम हत्या की गई थी। उसके शरीर को सिगरेट से जलाया गया था। कार के जैक और पाने से उस पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया गया था और उसके गुप्तांग में कांच की बोतलें तोड़ दी गई थी। जिस जगह से किरण का शव बरामद हुआ, वहीं से पुलिस ने राहुल की लाल इंडिका कार के बम्पर का एक टुकड़ा भी बरामद किया और उसका पर्स भी। इसके साथ ही इन आरोपितों के बयान के आधार पर पुलिस ने किरण का मोबाइल फोन, उसके कपड़े और वो तमाम चीजें बरामद की जिन्हें इन लोगों ने एक स्टील की परात में जलाने की कोशिश की थी। जांच के दौरान जमा की गई तमाम जरूरी चीजों को दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए CFSL भेजा और जांच पूरी होने के बाद तीनों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। 26 मई 2012 के दिन कोर्ट ने इन तीनों आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 367, 376(2), 377, 302 और 201 के तहत आरोप तय किए और ट्रायल शुरू हुआ। कुल उन 50 लोगों के बयान और कई सबूतों को जांचने के बाद दिल्ली की निचली अदालत ने 19 फरवरी 2014 के दिन इन तीनों लोगों को दोषी पाया और इनके अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए इन्हें फांसी की सजा सुनाई। 26 अगस्त 2014 के दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। बल्कि हाई कोर्ट ने तो अपने फैसले में यहां तक लिखा कि ऐसे शिकारियों का खुले में घूमना समाज के लिए बेहद खतरनाक है। 2014 में आए इस फैसले के बाद किरण के परिजनों को उम्मीद जगी थी कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। बीते 10 सालों से वे लोग सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब देश की सर्वोच्च अदालत भी किरण के दोषियों की सजा पर वैसे ही मुहर लगा दे जैसी निर्भया के दोषियों की सजा पर उसने मुहर लगाई थी। किरण की हत्या भी उसी साल और उतनी ही बर्बरता से की गई थी जितनी की निर्भया की। लेकिन बीते सोमवार जब किरण के परिजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो ये सुनकर अवाक रह गए कि किरण के दोषियों को बरी कर दिया गया है। हार गए मैडम, हार गई मैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुल 40 पन्नों का फैसला लिखवाते हुए किरण के दोषियों को कथित सबूतों के अभाव में बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए रिहा कर दिया। देश के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इन लोगों को बरी करते हुए इस पीठ ने माना कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो जांच की वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी संदेह से परे ये साबित करने में नाकाम है कि किरण की हत्या इन्हीं 3 लोगों ने की है। इसके कारण लिखवाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक कर अभियोजन पक्ष की सभी दलीलों और सबूतों में कोई न कोई त्रुटि पाई जिसका सीधा लाभ इन अपराधियों को मिला। मसलन किरण का शव बरामद होने के बाद 14 और 16 फरवरी 2012 के दिन दिल्ली पुलिस ने DNA के कुछ सैंपल लिए थे। ये सैंपल 27 फरवरी के दिन CFSL भेजे गए।
ये डीएनए सैंपल मैच भी हो गए थे, जिसके आधार पर निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने इन तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डीएनए सैंपल को सीएफएसएल भेजने से पहले करीब 10 दिनों तक पुलिस के मालखाने में रखा गया। लिहाजा इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके साथ टैंपरिंग की गई, यानी कि इन सैंपल्स के साथ में छेड़छाड़ हुई। इन आरोपितों की इंडिका कार की सीट पर खून के धब्बे भी मिले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी मजबूत साक्ष्य नहीं माना और कहा कि इस कार को जब्त करने और सीएफएसएल भेजने के बीच का जो समय था, उस दौरान कार किसके कब्जे में थी और ये सील भी की गई थी या नहीं, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लिहाजा इसे भी दोषियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य नहीं माना जा सकता। पुलिस जांच की ऐसी ही एक और कमी गिनवाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद इनकी पहचान के लिए कोई भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवाई गई, जो करवाना अनिवार्य था। निचली अदालत की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुल 49 गवाहों में से 10 गवाहों को बचाव पक्ष ने क्रॉस एग्जामिन ही नहीं किया, जिससे कि बचाव पक्ष के फेयर ट्रायल का अधिकार मारा गया। पुलिस जांच और निचली अदालत की कार्रवाई में ऐसी कई कमियों को इंगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसका सीधा लाभ दोषियों को दिया। उन्होंने फैसले में लिखा कि ये पूरा मामला क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है, लिहाजा ये जरूरी है कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस इतनी मजबूत बने कि उसमें से दोषियों का बच निकलना असंभव हो। लेकिन इस मामले में ऐसा होता नजर नहीं आता। हालांकि कानून के कई जानकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बेहद कमजोर और दोषियों के पक्ष में झुका हुआ भी बता रहे हैं। और इसका सबसे प्रमुख कारण तो ये है कि किरण का डीएनए सैंपल दोषियों की गाड़ी से मिले सैंपल से मैच हुआ था। लाल इंडिका कार के जैक में खून के जो धब्बे पाए गए थे, वो भी किरण के खून से मैच हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो एक मान्य नहीं है। उसमें जो है पूरा देश हताश है। हम तो हैं ही हैं, पर पूरा देश हताश है, क्योंकि जो फैसला दिया गया है वो गलत दिया गया है। बिकाऊ फैसला दिया है, ये बिक के फैसला दिया गया है। पहले तो यूयू ललित ने 7 नवंबर को 3 दरिंदों को बरी करा है। क्यों करा है? अगर उसके बस की नहीं थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो पेंडिंग छोड़ देता। उसके बाद उसमें से एक दरिंदे ने 26 जनवरी रात को एक ऑटो चालक के मर्डर करा है। उसका जिम्मेदार कौन है? वो यूयू ललित है। उस ऑटो चालक के मृत्यु का जिम्मेदार यूयू ललित है। अब सवाल आता है यूयू ललित पे, तो सवाल ये है कि यूयू ललित भी मुलजिम से बड़ा नहीं है, वो भी बड़ा मुलजिम है। सबसे बड़ा मुलजिम ये है, यूयू ललित है। उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाली गई है। 2 मार्च को बोला ओपन बेंच होगी, 3 जजों के बेंच में सुनाई होगी, लेकिन उस पर जो है इग्नोर किया गया है। और यूयू ललित ने जस्टिस चंद्रचूड़ को भी खरीद दिया साथी कि भाई तू इस तरह इसको रिव्यू पिटीशन को कैंसिल कर और दोनों बात हो जाएगी, मेरी भी बात रह जाएगी और तेरी भी बात रह जाएगी। और उसको भी उसका भी बचाव हो गया यूयू ललित का। और यूयू ललित पूरा कहानी का पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला का दोषी है, मुलजिम जो बरकरार करेंगे, ऑटो चालक का मौत का जिम्मेदार यूयू ललित है। ये बिल्कुल ही शॉकिंग है, बहुत ही निराशजनक फैसला है, क्योंकि जो हमें थोड़ी सी उम्मीद बची थी उच्चतम न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी। क्योंकि जब ये मामला 7 नवंबर को उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया इन लोगों को, तो हमें जो थोड़ी सी उम्मीद थी कि हाँ नहीं, ये जो नई बेंच बैठेगी ये थोड़ी संवेदनशील होगी। हालांकि जब ये एक आरोपी ने आते ही एक मर्डर कर दिया, जिसका हमें पहले से ही अंदेशा था कि वो कोई ना कोई ऐसी घटना को अंजाम देंगे, क्योंकि वो जेल में भी बहुत सारी गुंडागर्दी कर रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे, मारपीट कर रहे थे, ये उनका एक चलन था। उसी के चलते हमने ये पिटीशन भी डाली कि इन्होंने ऐसे ऐसे इस घटना को अंजाम दिया है। उसके बावजूद भी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने खारिज कर दिया। ये बड़ी दुख की बात है कि एक सर्वोच्च न्यायालय, जिससे कि हम न्याय की उम्मीद लगाते हैं, लोकतंत्र में हम सिर्फ उसी के ज़रिए हम अपनी बात उठा सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं, और उसके बाद ऐसा होता है तो निश्चित है कि हम सब निराश हैं, माता पिता निराश हैं, और देश की हर बेटी हताश है, क्योंकि इन्होंने जो खोना था खो दिया। इनकी बेटी तो इनके पास नहीं है, इन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। बट
वो दरिंदे आज हमारे बीच में हैं और इसी एरिया में हैं जहाँ पर हम बैठे हैं। उनमें से 2 आरोपी, क्योंकि एक तो अभी जेल चला गया, 2 जो हैं वो हमारे बीच में हैं। क्या आपको लगता है हमारे घर की बेटियां सुरक्षित हैं? क्या ये सर्वोच्च न्यायालय को सोचना नहीं चाहिए था? क्या उनके घर में बेटियां और नहीं है? क्या उन्हें नहीं लगता कि एक संवेदनशीलता दिखाते हुए हम सिर्फ रिव्यू ही तो मांग रहे थे? हम तो ये नहीं कह रहे थे कि उन्हें फांसी इमीडिएटली दो, हम तो कह रहे थे एक बार फिर से ट्रायल कीजिए, फिर से हमारे तथ्य सुनिए, आप अपने तथ्य बताइए और फिर से एक बार इस पर फेयर ट्रायल होना चाहिए। अगर आप अपने ही नीचे के न्यायालयों को विश्वास नहीं करते हैं, अगर इतना पैसा खर्च करके सरकारें इतना जजों को नियुक्ति करती हैं, वो ट्रायल करते हैं लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो और पुलिस में, तो इसका मतलब आपका कोई विश्वास नहीं है। तो आप उस चीज़ को मुझे लगता है कि फिर आपको ये सब हटा देना चाहिए। ये सारी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे हम इतना टैक्स पेयर का पैसा देते हैं, अगर आपको उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने लाइफ इम्प्रिजमेंट की होती है तो हम कहते हैं कि आपको थोड़ा संदेह था इस केस पर, आपने बिल्कुल खारिज कर दिया आपने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट को, पुलिस को, तो इसका मतलब आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है अपने तंत्र पर, तो वो तंत्र ख़त्म कर देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल उनको दोषी बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए या तो वो जवाबदेही तय करें कि किसने इस बच्ची का बलात्कार किया, हत्या की, बच्ची का बलात्कार भी हुआ, हत्या भी हुई, सब कुछ प्रूफ है। आज जब हम अंतरिक्ष पे जा रहे हैं, जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पूरा ग्लोबल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, हर तरह से चीज़ आ गई है, आप 2 चीज़ें कीजिए, या तो आप बताइए कि उस बच्ची का बलात्कार और हत्या किसने की, आप सिर्फ ये कह के कि ये दोषी नहीं है, इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते ना। आपको जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। आप टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं, आप न्यायाधीश हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आप बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, तो आपकी जवाबदेही बनती है। अगर इन्होंने नहीं किया तो किसने किया, ये मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछती हूँ आपके ज़रिए।